नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम ने विविध क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने पर की चर्चा। प्रधानमंत्री ने आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को पूर्ण समर्थन किया व्यक्त। दिल्ली के कथित आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका, बड़ी बेंच करेगी सुनवाई। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अभी भी न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल। दिल्ली में बिजली बिलों के बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। जनता से लूट के खिलाफ दिल्ली सचिवालय पर किया प्रदर्शन। भाजपा ने की सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कांग्रेस नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाले को लेकर कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र की बढ़ी मुश्किलें। वाल्मीकि निगम घोटाला मामले में ईडी ने लिया हिरासत में। और भाजपा ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित फंड का कहीं और इस्तेमाल किए जाने पर कर्नाटक सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। और अब विस्तार से समाचार। बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जिन विषयों पर बातचीत हुई उनमें कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि विज्ञान, सुरक्षा और लोगों के आदान प्रदान जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन के रूप में बिम्स्टेक की भूमिका पर बल दिया। पीएम ने शांतिपूर्ण, समृद्ध और सुरक्षित बिम्स्टेक क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के पड़ोसी पहले और पूर्व की ओर देखो नीतियों का भी जिक्र किया। साथ ही क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और विकास हेतु सागर दृष्टिकोण के महत्व पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सितंबर में होने वाले आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड को भारत का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमृतपाल, अगर देखा जाए तो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की ये बैठक अपने आप में कितनी अहम थी और क्या कुछ इसमें निकल कर आया? देखिए, ये बिम्स्टेक जो फॉरेन मिनिस्टर्स की रिट्रीट थी जो भारत ने होस्ट की कल और आज, ये एसेंशियली एजेंडा फर्म अप करने के लिए थी जो समिट थाईलैंड होस्ट कर रहा है इस साल। तो उसका जो एजेंडा फॉर्म अप करने के लिए, जैसे आपने बताया कि बिम्स्टेक फॉरेन मंत्री जो विदेश मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री से भी मिले और तमाम मुद्दों पे उन्होंने बात की जिनका आपने जिक्र किया। कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, एग्रीकल्चर, साइंस, सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल नेशंस की ये ग्रुपिंग है और बे ऑफ बंगाल से, जैसे आप जानती हैं कि बड़ी अहम बड़ी इंपॉर्टेंट सी लेन्स पास करती हैं, उनकी सिक्योरिटी, ट्रेड लाइंस पास करती हैं और वाइडर इंडो पैसिफिक में उसका इम्पैक्ट और उसकी कनेक्टिविटी, वो एक अहम मुद्दा रहा ये इस जो मीटिंग थी उसमें। दूसरा कि कैसे सभी ये जो सातों देश हैं ये अपने आप मिलकर जो रीजनल और ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको, उनके सॉल्यूशन इस ग्रुपिंग में ढूंढें। एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उसको लेवरेज करके कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अपने लोगों के लिए, अपने अवामों के लिए आप कैसे एक डेवलपमेंट की तरफ कदम उठा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज पर बात हुई और इस बारे में भी बात हुई कि कनेक्टिविटी आपस में इस ग्रुपिंग की
सो दैट एक समूह की तरह ये जो ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस हैं उनको डील कर पाए। जी रमन। जी अमृतपाल, प्रधानमंत्री ने अगर बिम्स्टेक कंट्रीज की बात करते हैं तो उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकास के एक इंजन की भूमिका बनाने पर बल दिया है। ये जो जब हम आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करते हैं और बिम्स्टेक कंट्रीज के इसमें योगदान की बात करते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण मंच साबित होता है वैश्विक परिदृश्य में, और क्या कुछ अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी भूमिका रहती है? ठीक है, पहले आर्थिक और सामाजिक विकास की बात कर लेते हैं। अगर आप सातों ये मुल्क देखें, एसेंशली ये ग्लोबल साउथ के मुल्क हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं मोस्टली। कुछ कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, पर मोस्टली ये कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये आपस में जिनके चैलेंजेस सिमिलर हैं, इनके कंसर्न सिमिलर हैं, इनकी एस्पिरेशन सिमिलर हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना कि बिम्स्टेक एज अ ग्रुपिंग अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए आर्थिक विकास करे और सामाजिक विकास करे, लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव करे, तो एक दूसरे से ये सीख सकते हैं और सेकेंडली एज अ ग्रुपिंग उसमें हेल्प कर सकते हैं। मान लें म्यांमार में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, भारत जैसी एक डेमोक्रेसी है तो इसका प्रभाव उन पर पड़ता है। तो दूसरा आर्थिक, जब श्रीलंका में क्राइसिस आया तो भारत ने बढ़कर श्रीलंका की मदद की, पर सिर्फ बायलैटरली नहीं। प्रधानमंत्री का ये कहना था कि आप एज अ ग्रुपिंग आप ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाइए कि जिनकी जो अगर ऐसे चैलेंजेस आते हैं, और क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, इनके पास डेवलपमेंट का एक चैलेंज है, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप जो कोऑपरेशन करेंगे वो एक दूसरे के एक ज्यादा स्मूथ प्रोसेस रह पाएगा। दूसरा, क्योंकि जब जो सिक्योरिटी चैलेंजेस की आपने बात की, अब मान लें इस थिएटर में हमने देखा है कि कई मुल्क यूनिलैटरल असर्शन करना चाहते हैं। वैसे चैलेंजेस को आप एक समूह की तरह जब डील करेंगे तो आप ज्यादा इफेक्टिवली डील कर पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए इसे बड़ी बेंच को भेज दिया है। इसके साथ ही उन्हें सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत भी दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जब तक सुप्रीम अदालत की बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। उन्हें पीएमएलए एक्ट में जमानत दी गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि ये मामला ईडी का था। उन्हें सीबीआई ने भी केस दर्ज कर अरेस्ट किया था, जिसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाने पर सीएम केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता का मुद्दा बड़ी बेंच को भेज दिया है। आगे उन्होंने बताया कि केजरीवाल अंदर ही रहेंगे। सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। ऋषिकेश ने इसे एक बड़ी जीत कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और ईडी के पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है शायद आदत से मजबूर है, वो पुनः जनता को और मीडिया के मित्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है
कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। साथ ही भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के सत्ता के लालच की वजह से दिल्ली की जनता त्रस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है, उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। दिल्ली में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में दिल्ली भाजपा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सचिवालय पर प्रदर्शन बीजेपी ने किया। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। बिजली के बड़े दामों की वजह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों ने साठ-गांठ कर जनता से पीपीएसी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है। दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्लीवासियों को दो तरह से लूट रही है। एक तरफ पीपीएसी के नाम पर 8.75% बिजली के बिल में बढ़ोतरी की गई है, वहीं दूसरी ओर पेंशन के नाम पर 7% अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। ये दोनों शुल्क बिल में बिना बताए बढ़ाए गए हैं। इसके चलते दिल्ली के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 1.5 गुना बढ़कर आ रहा है। दरअसल बिजली के मूल्य में हुई बढ़ोतरी मई के महीने से जोड़ी जाएगी, यानी 1 मई के बाद खर्च की गई बिजली का बिल बढ़े हुए दाम के साथ जोड़ा जाएगा। जुलाई में आने वाले बिलों में ये बढ़ोतरी नजर आएगी और ये 1 मई से 3 महीने के लिए लागू रहेगी। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी DERC की ओर से बुनियादी बिजली शुल्क में संशोधन नहीं किए जाने के बावजूद दिल्ली के लोगों को बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का सामना करना होगा। साउथ और वेस्ट दिल्ली को बिजली की सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड का पीपीएसी 35.83% तक बढ़ा है, जबकि ईस्ट और मध्य दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाली BSES यमुना पावर लिमिटेड का पीपीएसी 37.75% तक बढ़ा है। जबकि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद जो शहर के सबसे पॉश इलाकों में पावर सप्लाई करती है, उसका पीपीएसी सबसे ज़्यादा 38.75% है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद कहा कि अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब नीति में घोटाले की तरह ही बिजली बिल घोटाले के जरिए भी जनता को लूटने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, किस तरह देखते हैं इनकी जमानत? माननीय न्यायालय का निर्णय है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। 45 करोड़ की ट्रेल तो सीबीआई कोर्ट में दिखा ही चुका है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी अरविंद केजरीवाल के घोटाले की परतें खुलती जाएंगी और दिल्ली को लूटने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है उसमें निस्संदेह उनको सजा मिलेगी। सर, आज आप लोग दिल्ली की सड़कों पर भी उतरे, आखिर क्यों उतरना पड़ा दिल्ली भाजपा को सड़कों पर? आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही है। पीपीएसी चार्जेस के नाम पर दिल्ली की जनता को ठगे जा रहा है। बिजली के बिलों में 37.75% पीपीएसी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। 7% पेंशन ट्रस्ट के नाम से लिया जा रहा है। आप समझिए, अगर 45% से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है और वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आम आदमी पार्टी और बिजली कंपनियों की जेब में। तो दिल्ली की जनता उस टैक्स को क्यों भुगते, उस चार्जेस को क्यों भुगते? जितना कंज्यूम नहीं करते उससे ज़्यादा तो पैसा चार्जेस के देने पड़ रहे हैं। तो ये सीधा सीधा एक बड़ा खेल है बिजली के नाम पर दिल्ली को लूटने का, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज तैयार रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी के सामने इनका भी नाम लिया कि विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था।
कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार को अगर जमानत मिलती है तो उसके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा है कि ये निश्चित तौर पर चिंताजनक मामला है, लेकिन उच्च न्यायालय इस पर आदेश जारी करने में समर्थ है। वकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल याचिका में घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने आएंगे इस खबर पर, लेकिन उससे पहले बता दें 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला। तो हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 का दर्द झेला। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। हमारे संवाददाता सुधाकर दास और ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। सुधाकर, 25 जून के संदर्भ में जो ये फैसला लिया गया है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में आपके पास है? देखिए रमा, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। और उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 हम जानते हैं कि इसी दिन देश में आपातकाल लगाया गया था और किस तरह से उस वक्त जो राजनीतिक विपक्ष में राजनीतिक नेता थे, देश भर में जो गिरफ्तारियां हुई थी, यहाँ तक कि जिला स्तर पर भी किस तरह से जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दबाया गया था, उस वक्त न्यूज़पेपर हो, मीडिया हो, किस तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। तो उस चीज को एक तरह से वो गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को घोट दिया गया था और जिस तरह से लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और जिस दर्द को देश ने उस वक्त झेला था, तो वो एक तरह से दोबारा कभी इस तरह की स्थिति ना आए। वो जो आत्म यातनाएं लोगों ने सही थी, जो लोकतंत्र के लिए उस वक्त लोगों ने संघर्ष किया था, तो उसको देखते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये एक तरह से हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो भावना है उसको जीवित करने का काम करेगा। और सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना कर पाए, इसलिए ये दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा हम जानते हैं कि भारत सरकार का राजपत्र होता है रमा, उसकी अधिसूचना जारी की गई है और अधिसूचना के शब्दों पर अगर गौर किया जाए तो उसमें ये कहा गया है कि भारत
25 जून को आपातकाल की चूंकि घोषणा की गई थी, उस वक्त मौजूदा सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था, भारत के लोगों पर ज्यादतियां की थी, अत्याचार किया था। और आज जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र पर मजबूत विश्वास है, इसलिए जो उस वक्त जो आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता का घोर दुरुपयोग हुआ था और उस समय लोगों को जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने बलिदान दिया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, और ताकि इस तरह की सत्ता के घोर दुरुपयोग की कोशिश भविष्य में कभी नहीं हो पाए। तो ये भारत के जो राजपत्र में है वो लिखा गया है और आज उसका अधिसूचना भी जारी की गई है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश, सबसे पहला संदेश रमा ये कह सकती है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जो मौजूदा सरकार की है, मोदी सरकार की है, तो उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है कि कम से कम इस सरकार के रहते इस तरह की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि यह दिवस एक तरह से लोगों को याद दिलाएगा कि किस तरह से आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का गला घोंटा गया था, लोगों को जेल में भेजा गया था, एक तरह से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोगों की वो छीन ली गई थी, तो उसकी याद दिलाएगा। उस वक्त लोगों ने जो संघर्ष किया था, जो बलिदान किया था, उसकी याद दिलाएगा। और जाहिर तौर पर इतिहास गवाह है। आप आज की बात करें तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम जो बड़े आज लीडर्स हैं, नॉन कांग्रेस लीडर्स खासतौर पे उनकी बात की जाए तो वो तमाम लोग आपातकाल के दौर से निकले हुए हैं, आपातकाल को उन्होंने देखा है। और देखिए, हम जानते हैं कि आपातकाल के बाद किस तरह से देश के लोगों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उस वक्त संघर्ष किया था और एक तरह से सत्ता बदली थी। तो जो पूरी जो उस तरह की परिस्थिति थी, और हम जानते हैं कि पीएम मोदी लगातार इस बात को पुख्ता तरीके से हर मंच पर रखते रहे हैं और जो एक तरह से देश को वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में पूरे दुनिया में इसकी वो चर्चा करते रहे। हाल के G20 में भी हमने देखा था। लेकिन इस लोकतंत्र पर कोई खतरा ना हो, संविधान पर कोई खतरा ना हो और इस तरह से एक व्यक्ति को बचाने के लिए एक इस तरह की कोशिश ना की जाए। हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी को लेकर कोर्ट का जो फैसला उस वक्त आया था और उसके बाद ये जो आपातकाल की पूरी प्रक्रिया जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी, तो वो पूरी प्रक्रिया हुई थी। तो उसको याद दिलाने के लिए अब से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया, एक बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज की इस चीज को याद रखने की जरूरत है हमेशा जेहन में जब लोकतंत्र का गला दबाया गया था, मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। रमा, बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में भाजपा नेताओं ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाला मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े कथित घोटाला मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र की अगुवाई में नेताओं ने प्रदर्शन किया। ये मामला मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से शहर की प्राइम लोकेशन पर जमीन आवंटन से जुड़ा है, जिसमें कर्नाटक सीएम की पत्नी को कथित रूप से सभी नियमों को ताक पर रखकर लगभग 4000 करोड़ रुपए के प्लॉट दिए जाने के आरोप लग रहे हैं। More than 5,000 crores worth scandal, land scandal in Mysore has taken place. Muda scandal, and Chief Minister family is involved in this. Not only Chief Minister family, couple of other ministers are also involved in this scam. So BJP is demanding that there should be a fair probe. There cannot be a SIT probe headed by the state government. BJP is demanding that Chief Minister should hand over this investigation to CBI. And secondly, when Chief Minister himself is involved in this scandal, he has to resign for the Chief Minister's post. कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया है। बी नागेंद्र को आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय लाया गया है। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया। निगम के 94 करोड़ रुपए का अवैध उपयोग किया गया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र और विधायक बी दद्दाल के परिसरों सहित 4 राज्यों में छापेमारी की थी। और अगर इस घोटाले के बारे में बताएं तो कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में घोटाले का मामला तब सामने आया जब इसके लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन 26 मई को शिवमोगा में मृत मिले। चंद्रशेखरन ने अपने कथित सुसाइड नोट में निगम के यूनियन बैंक के वसंत नगर शाखा वाले खाते से एमजी रोड शाखा वाले खाते में 187.33 करोड़ रुपए का अनधिकृत हस्तांतरण का दावा किया। इस 187.33 करोड़ रुपए में से 94.9 करोड़ रुपए को गैर कानूनी तरीके से अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया, जबकि इसमें से 5 करोड़ रुपए वापस जमा कर दिए गए। आरोप है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे बी नागेंद्र ने निगम के 94.9 करोड़ रुपए का खाता एमजी रोड स्थित यूनियन बैंक की शाखा में खोलने के लिए उन पर दबाव डाला था। इस मामले में एसआईटी निगम के प्रबंध निदेशक जेबी पद्मनाभ से पहले ही पूछताछ कर रही है। इस बार पता चला है कि यह अवैध कार्य नागेंद्र के निर्देश पर किया गया। राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो भी इसकी जांच कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कर्नाटक SC/ST मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कर्नाटक में संविधान की दुहाई देकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा, संविधान में प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवंटित धनराशि उन्हीं के कल्याण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन कर्नाटक में यह पैसा अलग से इस्तेमाल किया गया है। जो SC/ST के लिए पैसा दिया गया या आवंटित था, उसका डाइवर्जन कर दिया गया और जो राहुल गांधी जी की गारंटी थी या गारंटियां थी, उनको पूरा करने में वो पैसा लगाया जा रहा है। ये सरासर संविधान का उल्लंघन है। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, भाजपा लगातार हमलावर है और जिस तरह से हमने अर्जुन राम मेघवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो SC/ST फंड था उसका दुरुपयोग किया गया, संविधान का उल्लंघन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस फंड का जो इस्तेमाल है गैर कानूनी तरीके से राहुल गांधी की जो गारंटी थी उनको पूरा करने के लिए किया गया। देखिए, आपत्ति इस बात को लेकर है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए जो कल्याण के लिए फंड होता है, जो आवंटन होता है, उसका इस्तेमाल आप उन कार्यों के अलावा किसी दूसरे कार्य में नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं
तो संविधान के नियमों का आप उल्लंघन करते हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान की दुहाई देते रहे, लोकसभा में संविधान की कॉपी लेकर आए, लेकिन खुद उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की अगुवाई वाली जो सरकार है, कर्नाटक सरकार, वो संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के फंड का इस्तेमाल दूसरे कार्यों के लिए किया जा रहा है, आपने जो गारंटी दी थी उसको पूरा करने के लिए, जब आप किसी राज्य के लिए कोई वादा करते हैं तो फिर आपको देखना चाहिए कि उसका संसाधन कहां से आएगा। यानी सिर्फ वादा कर लेना और बाद में जब उसे पूरा आप नहीं कर पा रहे तो अनुसूचित जाति जनजाति के फंड का डायवर्जन कर रहे हैं, उनके फंड का आप इस्तेमाल उधर करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही सही नहीं है, कानूनी रूप से सही नहीं है और संविधान के जो प्रावधान है उनका उल्लंघन है। चूंकि बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि SC ST के कल्याण के लिए आवंटित फंड का किसी दूसरे काम के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये कार्रवाई की मांग की है, राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा है, कर्नाटक कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी इस मामले को लेकर काफी हमलावर है और हमने देखा कि बीजेपी ने कहा भी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो कहते हैं संविधान बचाने की या फिर संविधान की दुहाई देते हैं, जबकि उनकी जो सरकार है कर्नाटक में, कांग्रेस की जो सरकार है, वो SC ST हितों के विरुद्ध काम कर रही है। तो हम देख रहे हैं इस पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार। बिल्कुल, बीजेपी ने किन किन मामलों पर आपत्ति जताई है शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, और किस तरह की मांग की और किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है? देखिए, पहली मांग तो है कि राहुल गांधी को सामने आकर सफाई देनी चाहिए कि उनका क्या कहना है, कि क्या गारंटियां पूरी करने के लिए SC ST फंड का इस्तेमाल होना चाहिए SC ST के कल्याण की बजाय। आपत्ति यह है कि SC ST के कल्याण के लिए जो फंड आवंटित होता है वो इस समाज के कल्याण के लिए, उनके कल्याण की योजनाओं पर खर्च होना चाहिए, लेकिन कोई 1-2 करोड़ की नहीं, सैकड़ों करोड़ की जो रकम है वो दूसरे कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है, यानी SC ST कल्याण के लिए इस्तेमाल हो नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और किन परिस्थितियों में इस फंड का डायवर्जन किया गया ये बताना चाहिए। तो एक राजनीतिक सवाल भी है और साथ ही साथ पूछा भी जा रहा है कि बताइए आपने इस फंड का इस्तेमाल अपनी जो गारंटी है उनके पूरा करने के प्रयास के लिए क्यों किया, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट नियम है कि SC ST फंड का इस्तेमाल किसी दूसरी योजना में, दूसरी कल्याणकारी कामों में या किसी गारंटी को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता, उसका इस्तेमाल सिर्फ SC ST के कल्याण के लिए किया जा सकता। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पंजाब की जेल से हुए इंटरव्यू को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब की मान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मान सरकार पंजाब की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रही है और पंजाब की जेलों में गैंगस्टर के अघोषित कार्यालय और स्टूडियो बनकर रह गए हैं। पंजाब ਦੀਆਂ जेलां गैंगस्टरां दे दफ्तर बन चुकी हैं और गैंगस्टरां दे आजकल स्टूडियो भी बन चुके हैं। उन्हें इस रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब दे अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने फेल साबित। और अब बड़ी खबर उत्तराखंड से है। राज्य में लागू UCC यानी समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट जारी हो गई है। नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की रिपोर्ट जारी की। शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर जा सकते हैं। ये रिपोर्ट 4 खंडों में उपलब्ध है। तो उत्तराखंड में UCC समिति की रिपोर्ट जारी हो गई है। बीच में नियमावली बनाने के संबंध में एक समिति गठित की गई जिसके सदस्यगण आप मंच पर आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी को आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं परिचय करा सकता हूँ। वैसे मेरा ख्याल आप सभी लोगों को जानते हैं।
नियमावली समिति को राज्य सरकार ने यह आदेश दिया कि अब आप जो 4 खंडों में रिपोर्ट थी इसको पब्लिक के साथ साझा कर लीजिए। आज का जो आयोजन है ये उसका एक औपचारिक रूप से आपके माध्यम से जनता तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब वो 4 खंडों में रिपोर्ट और जो हमने एक्ट बनाया, जो संहिता बनी, उसके 2 खंडों में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण, ये सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट है, इस पे आज हम अपलोड करेंगे, जो कि सभी की जानकारी के लिए उपलब्ध होगा। वो वेबसाइट है www.ucc.uk.gov.in। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया असम और मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला पूर्वोत्तर दौरा है। उन्होंने बताया कि वो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा से मुलाकात करेंगे और उत्तर पूर्व के विकास के लिए काम करेंगे। मेरी चर्चा आज मुख्यमंत्री मेघालय कॉनरेड संगमा जी से हो रही है, विकास और प्रगति की योजनाओं पर। मेघालय के लिए किस तरीके से योजना हमें बनानी चाहिए, चाहे वो योजना सीधे मेरे मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई हो या भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ हो, और मेघालय का विकास और प्रगति सुनिश्चित करना ये हमारी जवाबदारी है और उस जवाबदारी पर पूरी तरह से खड़े उतरने की कोशिश में करूँगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने वाले मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा ऐसा प्रपोजल आया था लेकिन वो रिजेक्ट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने संविधान के प्रति, भविष्यवादी दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। There was some information Manusmriti will be part of law faculty course. I have inquired. I have talked to Delhi University Vice Chancellor and he assured me some law faculty member have proposed some changes in their jurisprudence chapter. But when the proposal came to in front of Delhi University administration, today, in fact, today there is a academic council meeting. There is no endorsement of any such proposal in the proper authentic body of academic council. Yesterday only, Vice Chancellor rejected that proposal. We all are committed to our constitution. We all are committed to our futuristic look, futuristic approach. Government is committed to uphold the true spirit and the letter of constitution. There is no question arising to include any controversial portion of any script. देश के समुद्री इतिहास में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज देश की पहली मदरशिप सैन फ्रांडो विलियम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंची। बंदरगाह पहुंचने पर जहाज का स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में हरित टिकाऊ समुद्री बुनियादी ढांचा तैयार करने की सोच साकार हुई है। This port being a greenfield project will use the best of the energy efficient technologies and intelligent smart port system that would create an operational efficiency and green port benchmark for other ports to follow. The vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is to create a greener, sustainable maritime infrastructure in the country that would help in bringing down the cost of logistics and also improve ease of doing business. पतिजम समुद्री बंदरगाह कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। वैश्विक ट्रांसशिपमेंट में भारत की बड़ी उपलब्धि है। वैश्विक ट्रांसशिपमेंट में भारत के प्रवेश के लिए ये बंदरगाह एक मील का पत्थर साबित होगा। पहले भारत में एक भी समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। भारत का 25% कंटेनर ट्रांसशिप किया जाता था। ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कंटेनरों को एक मध्यवर्ती गंतव्य पर भेजना, जहां से उन्हें दूसरे गंतव्य पर जाने वाले दूसरे जहाज़ों में लोड किया जाता है। अब ये बंदरगाह भारत को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों जैसे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ यातायात को संभालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब तक भारत के 3/4 या 75% ट्रांसशिप्ड कार्गो को देश के बाहर के बंदरगाहों द्वारा नियंत्रित किया जाता था।
विंजम न केवल भारत में ट्रांसशिपमेंट यातायात की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि रणनीतिक रूप से स्थित बंदरगाह भारत को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों जैसे कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ यातायात को संभालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और सुदूर पूर्व और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। NIA ने औरंगाबाद ISIS आतंकी साजिश मामले में 2 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। NIA ने बीते फरवरी में छापेमारी के दौरान मोहम्मद जोहेब खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। साथ ही लीबिया आधारित मोहम्मद शोएब खान के खिलाफ भी भारत में ISIS का भारत विरोधी एजेंडा फैलाने की साजिश के चलते चार्जशीट दायर की गई है। NIA की जांच में दोनों आरोपियों की भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का खुलासा हुआ था। NIA की विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में दोनों आरोपियों को मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है और उन पर IPC और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। अवध शिल्प ग्राम में हो रहे इस महोत्सव में 120 किस्म के विशेष आम रखे गए। 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम खाने की प्रतियोगिता और प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। 160 वर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। भारत में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए के बीच है, लेकिन यही दशहरी जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचा तो इसका दाम 900 रुपए किलो हो गया। यानी अगर ड्यूटी, टैक्स, कार्गो और एयरफेयर का दाम भी जोड़ लें तो 1 किलो आम अमेरिका भेजने की लागत 250 से 300 रुपए तक आ रही है। तब भी एक किसान एवं बागवान को 1 किलो आम पर 600 रुपए की बचत होगी। आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी। आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं आम महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव में देश भर से आए आम उत्पादकों ने अपने उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई है। आम की अलग अलग किस्में यहां पर देखने को मिल रही हैं। इनकी क्या विशेषता है और लोगों का क्या कहना है, इस महोत्सव को लेकर बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। आम महोत्सव शुरू हुआ है, सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया है और इस आम महोत्सव में यहाँ पर देश भर से आम उत्पादक आए हुए हैं। 700 से ज्यादा किस्मों के आम यहाँ पर लगाए गए हैं। तरह तरह की वैरायटी है यहाँ पर। किस तरीके के खास आम यहाँ पर महोत्सव में लाए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पहचान बताएं। देखिए, यहाँ 2 तरह के आम खास तौर से हैं। एक तो जो विशिष्ट वैरायटी हैं जिनको हम एक्जोटिक कहते हैं, एक्जोटिक का भंडार है यहाँ पे। दूसरा विदेशी वैरायटी जिनमें हमें कभी इंटरेस्ट होता है, जैसे टॉम एटकिन है, हैंड है, कैटन है, ऑस्टिन है या किंगस्टन ऑस्ट्रेलिया वगैरह की वैरायटी है, वो सब वैरायटी यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं। अब जहाँ तक इन आमों की खास बात है, कुछ मीठे आम हैं, बहुत ज़्यादा मीठे हैं, कुछ हल्के हैं। जैसे कोई डायबिटिक आदमी वो टॉम एटकिन खाए, वो बहुत मीठे अंगूरदाना की तरह के आम न खाए। तो इस तरह से अलग अलग रेंज है उनकी। और जहाँ तक वजन का है, 5 ग्राम से लेकर के और 5 किलो तक के आम आर्चर्ड में हैं। योगी आम कोई लगा रखा है, कोई क्या है, पहचान बताइए। योगी राज इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बहुत ही बढ़िया आम है। ये करीब करीब 1.25 किलो का आम होता है। अभी तो छोटा है,
और ये योगी की तरह जैसे डेडिकेटेड है। कैसे देखते हैं आम उत्पादकों के लिए किस तरीके सहायक साबित हो रही है सरकार? हमारे योगी सर हैं, उन्होंने बहुत वास्तव में ऐसे मुख्यमंत्री की मैं हृदय से पिछले साल हमें मॉस्को भेजने का मौका उन्होंने दिया था। मैं बताऊं, वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो ये सोच रखते हैं। अब कि अमेरिका जा रहा है, जापान जा रहा है, वहाँ दशहरी बिक रही 900 रुपये किलो, यहाँ आज भी चले जाओ बाजार में तो 40-35 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब किसान को अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल एक चेंज आया है और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका। और अब आपको ले चलते हैं नीति आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। The SDGs, each one of them, and I'll take you through them quickly one by one. They are so intrinsic to the happiness and prosperity of people. They probably are number one in the priority list of the government. You will also see as you come along, as we see, that we have been not only producing this index, and I'll tell you the reason for that later. There has been remarkable improvement in the performance of India on a large number of areas. I'm not saying that everything is done. There is still a lot of work to be done, but you can see the remarkable changes that are there over the last few years that have happened because of targeted interventions by the government. You will see that there are many interventions directly influencing individual SDGs, and they are there, and you can ask me questions later and I'll explain further about which schemes target which SDGs. The SDGs are also very timely right now because at the UN there is a high-level political forum, HLPF, which is at the ministerial level, which is meeting next week in New York, where India will be one of the few countries which will be actually coming out with its report, and this will get global attention. Another reason why the SDG index, which Niti Aayog produces in collaboration with the UNDP, it's a joint effort, is very valuable, is this is one of the few, if not the only country in the world which produces a national SDG index with state level information. और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने ट्वीट में कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के विषय में प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक रिमाइंडर है जो बताता है कि संविधान के साथ उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से संविधान को उस वक्त कुचला गया था, और ये उन लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी माध्यम है जिन्होंने आपातकाल के इस दंश को सहा था और जिनका उस समय एक योगदान रहा था इमरजेंसी के समय में, और जिन्होंने कांग्रेस के इस पक्ष को उस वक्त दिखाया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विषय में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना हमें याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों की वजह से पीड़ित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि आपातकाल भारतीय इतिहास का एक काला दौर था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना हमें इस बात की याद दिलाएगा कि क्या हुआ था उस वक्त जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। ये हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे, जो भारतीय इतिहास में कांग्रेस द्वारा लाया गया काला दौर था। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की भी याद दिलाएगा जब भारत के संविधान को कुचल दिया था। बिल्कुल, देखिए हम पहले भी बात कर रहे थे रमा, प्रधानमंत्री उस दौर को पीएम मोदी ने खुद देखा है। हम जानते हैं किस तरह से उन्होंने एक तरह से छिपकर जो दमनकारी शासन था उस वक्त उससे बचते हुए किस तरह से
लोगों की सेवा की एक तरह से आंदोलन की आग जलती रहे, उसके लिए किस तरह से गुजरात में पीएम मोदी ने प्रयास किया उसको जानते हैं। और पीएम मोदी ने उसी बात को एक तरह से आज फिर दोहराया है कि ये उस बात की याद दिलाएगा कि किस तरह से भारतीय संविधान को रौंदा गया था 25 जून को, और संविधान हत्या दिवस हमें उस बात की याद दिलाएगा। तो साथ ही साथ ये एक तरह से उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि होगी जो आपातकाल की जो व्यवस्था जिसके वजह से वो सफरिंग उनका हुआ, जिसको एक तरह से ये कांग्रेस की उस वक्त की हुकूमत द्वारा एक जो काला अध्याय भारत के इतिहास में जो लाया गया था, तो उसकी भी एक तरह से याद दिलाएगा। तो इसके बहाने कांग्रेस पे भी प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। और निश्चित तौर पर लगातार इस बात को आपको याद होगा कि बीते चुनाव में संविधान को लेकर तमाम तरह से इस बात को प्रमुखता से एक चुनावी मुद्दा भी बनाया गया था। तो उस दौरान भी लगातार पीएम मोदी इस बात को रखते रहे कि संविधान की अगर किसी ने हत्या की है इस देश में तो वो कांग्रेस ने, और खास तौर से आपातकाल एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और देश के लोगों को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए ताकि उस तरह की परिस्थिति देश में कभी निर्मित ना हो। तो इस संविधान हत्या दिवस के बहाने निश्चित तौर पर ये जरूर आने वाले समय में लोगों को इस बात की याद दिलाता रहेगा, उस समय हुए अत्याचारों की याद दिलाएगा। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए क्या कुछ करना है उसके लिए प्रयास होंगे, तो वो तमाम चीजें होगी। और तो प्रधानमंत्री का प्रतिक्रिया और एक कह सकते हैं कि एक बड़ी प्रतिक्रिया पीएम मोदी की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर आई है। और निश्चित ये संदेश संकेत है कि उनकी सरकार ना सिर्फ संविधान की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी, लेकिन इस तरह की कोई स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए देश में हर वर्ष अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, उस वक्त की याद दिलाने के लिए और उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो आपातकाल की वजह से पीड़ित हुए थे, जिनको जेल में डाला गया था, जिनको संघर्ष करना पड़ा था, जिनको दिक्कतें हुई थी उस वक्त, जिन्होंने उस वक्त बलिदान दिया था। रमा, बिल्कुल सुधाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अपने ट्वीट में कहा, ये जो सरकार का फैसला है ये लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत, उसके साथ ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, इसके लिए कितना बड़ा संदेश है? देखिए, बहुत बड़ा संदेश है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि सिर्फ इसको एक दिवस के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस लिहाज से प्रधानमंत्री का ये सोशल मीडिया संदेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सिर्फ एक अन्य दिवस के रूप में नहीं है, ये भारत में लोकतंत्र को जो वर्षों से सींचा गया है उस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम भी करेगा ये संविधान हत्या दिवस, ताकि लोगों को याद रहे कि इस तरह की कोई व्यवस्था देश में ना आए जो इस तरह के प्रावधानों को लागू करे, एक इस तरह का काला अध्याय लोकतंत्र के इतिहास में लिखे जो लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करे। तो उसकी याद दिलाने के लिए, तो साथ ही साथ उस बात की प्रतिबद्धता भी दिखाने के लिए कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसको और सिंचित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तो उसकी तरफ भी प्रेरित करेगा। तो ये निश्चित तौर पे सरकार का एक ये बड़ा संदेश है। और आपको मैंने रमा पहले भी कहा था कि नोटिफिकेशन में खासतौर से इस बात को लिखा गया है कि भविष्य में किसी भी तरह के सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए ये पुनः प्रतिबद्ध हो लोग, इसके लिए इस दिवस की घोषणा की है। बिल्कुल, एक बड़ा कदम है, बड़ी घोषणा है। सुधाकर, हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे भी जानना चाहेंगे कितना बड़ा ये संदेश है, कितना ज़रूरी ये निर्णय था जब हम बात करते हैं, और 1975 में इमरजेंसी के दौरान क्या कुछ हुआ था इसके प्रति जानकारी, और उस वक्त जिन लोगों ने इसे झेला और इसकी दुश्वारियों का शिकार हुए उनके प्रति केंद्र की ये जो श्रद्धांजलि है, इसे किस तरह से देखते हैं? रमा, हम जानते हैं कि संविधान हत्या दिवस का ऐलान किया गया है 25 जून को, जब 1975 में
आपातकाल लगाया गया था और बीजेपी उसे काला दिन के तौर पर मनाती रही है। अब इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐलान किया और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जानकारी दी है कि दरअसल ये जो संविधान हत्या दिवस है ये हमें याद दिलाएगा कि क्या हुआ था, किस तरह से भारत के संविधान को तार-तार करने की कोशिश की गई थी और इस दिन के मौके पर हम जिन लोगों ने पीड़ा झेली थी उस आपातकाल के दौरान उनको एक तरह से उनको याद करने का दिन होगा। और हम जानते हैं कि बीजेपी लगातार इस बात को कहती भी रही और हमने देखा कि जो बीता सत्र हुआ था 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र जिसमें संविधान को लेकर हम जानते हैं कि इतनी सारी बातें हुई थी और लोकसभा अध्यक्ष ने आपातकाल के जो दिन है 25 जून उस दिन एक प्रस्ताव भी सदन में रखा था और तमाम सांसदों ने खड़े होकर हमने देखा था कि उस दिन को याद किया था और बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही कि आपातकाल एक ऐसा प्रयास था कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जब लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया गया था, जब संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया गया था और उसे जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है वो याद रखे, उसे बताना जरूरी है कि कैसे हमारी संविधान की जड़ें इतनी मजबूत हुई हैं। लेकिन 1975 में 25 जून को तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने ये एक प्रयास किया था और अब आगे कोई इस तरह का सपने में भी ना सोचे, इसलिए जरूरी है कि इस दिन को लगातार याद किया जाए। तो अब जब केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि तमाम शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप एक्स सोशल मीडिया जो हैंडल है उस पर आप उनके पोस्ट को देख ही रहे हैं, हम लगातार उस बारे में बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो केंद्र के मंत्री हैं, जो बीजेपी के नेता है वो अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल एक बड़ा कदम है सरकार का। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और सुधाकर तमाम जानकारी के लिए। और पूरी दुनिया में भारत न सिर्फ सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है बल्कि हम एक ऐसी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था का भी प्रतीक है जहां लोकतंत्र वास्तविक रूप में जीवंत है और सशक्त ढंग से चल भी रहा है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने में हमने कई चुनौतियों को पार किया है। 1975 का आपातकाल हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए एक ऐसी ही चुनौती लेकर आया। इसे हमारे लोकतंत्र के लिए काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है और इस मौके पर हम बात करें इमरजेंसी के उस काले दौर की और जानेंगे कि कैसे एक अल्पसंख्यक सरकार ने इमरजेंसी का इस्तेमाल कर खुद को संसद में बहुमत वाली सरकार में बदल दिया। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। 26 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज में एक संदेश प्रसारित हुआ। पूरे देश ने इसे सुना। इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही देश में आपातकाल का दौर शुरू हुआ। इसका प्रावधान देश में आंतरिक अशांति से निपटने के लिए भारतीय संविधान की धारा 352 के तहत किया गया है। इसके साथ ही लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। इंदिरा गांधी का रेडियो संदेश प्रसारित होने से पहले 25 जून की रात को देश में आपातकाल लागू करने का फैसला हो चुका था। आधी रात को ही तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस फैसले पर दस्तखत कर दिए थे। आपातकाल लागू होते ही विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। इन 21 महीनों के समय को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बुरे काल में गिना जाता है। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। 25 जून 1975 उस बुढ़े राष्ट्रपति को जगाकर फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी ने दस्तखत करा इमरजेंसी में, और एक दस्तखत से सारे भारत की आज़ादी की भी जो उपलब्धियाँ भी थी ख़त्म कर दिया, तानाशाही कर दी। यहाँ तक अटॉर्नी जनरल ने कहा लोकसभा सुप्रीम कोर्ट में कि पुलिस को अधिकार है किसी को भी शूट करके मार डालने का, कोई उसका दायित्व कहीं नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये हालत पैदा की थी इमरजेंसी में। 25 और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को देश में आपातकाल लगाया गया, लेकिन इससे पहले देश में राजनीतिक गहमागहमी का माहौल था। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम विपक्ष सड़कों पर था।
जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे लामबंद हो रही थी। गुजरात और बिहार से शुरू हुआ आंदोलन देश भर में फैलने लगा। इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने इस आंदोलन से सख्ती से निपटने की सलाह दी। उनसे कहा गया कि अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो उनकी सत्ता को खतरा है। इससे पहले 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई थीं। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार राज नारायण को पराजित किया था, लेकिन चुनाव में इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए राज नारायण अदालत चले गए। राज नारायण की अपील पर सुनवाई करते हुए 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया और अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वह लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। इमरजेंसी टल सकती थी, इस माने में टल सकती थी अगर इंदिरा गांधी इस्तीफा दे देती थी और चुनाव की घोषणा कर देती, जो बाद में उन्हें विवश होकर किया और हार गई उसमें। लेकिन नहीं, जैसे जयप्रकाश नारायण ने कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हुआ उस वक्त। उनके सलाहकार गलत थे और उन्होंने फंसा दिया उनको। इन सब के बीच जयप्रकाश नारायण ने ऐलान किया कि अगर 25 जून को इंदिरा गांधी अपना पद नहीं छोड़ेंगी तो अनिश्चितकालीन देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से जेपी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है को नारे की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है और मैं इस रैली में भी अपने उस आह्वान को दोहराता हूं ताकि कुछ दूर संसद में बैठे लोग भी सुन लें। मैं आज फिर सभी पुलिसकर्मियों और जवानों का आह्वान करता हूं कि इस सरकार के आदेश नहीं माने, क्योंकि इस सरकार ने शासन करने की अपनी वैधता खो दी है। आपातकाल की जो वातावरण था, चारों ओर भय का वातावरण, तो चारों ओर भय का वातावरण था। सब लोग घबराहट थी और गलत ढंग से लोगों पर आरोप लगा करके और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो माहौल था। और ये कहा जाए कि संविधान, आज भले ही लोग कहते हैं संविधान का तो माहौल उड़ाया गया इंदिरा जी के द्वारा उस समय, और कई उसमें बदलाव लाया गया। शाम होते होते सत्ता के गलियारों में गहमागहमी बढ़ गई। इंदिरा ने अपने सलाहकारों से मंत्रणा के बाद आंतरिक उपद्रव की आशंका के मद्देनजर आपातकाल लगाने का फैसला किया। आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक आपातकाल लागू करने का फरमान जारी करवा लिया गया। 25 जून की शाम को तमाम अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। इसके 21 महीने बाद यानी 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया। आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।